देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम पढ़ाने वाले हैं। आपको लिखा है क्या? ट्रांसफ़ार्मर का रेखांकित चित्र बना कर के समझाइए। ट्रांसफ़ार्मर की रचना बताओ, कार्यविधि बताओ, वर्णन कीजिए। और देखो कितनी बार पेपर में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है और देखो 18 में, 25 में, कई बार एग्ज़ाम में आया। देख रहे हैं आप यहाँ तक? और इनके सब कुछ पूछा गया है। ट्रांसफ़ार्मर की ऊर्जा हानि, क्या क्षय होता है? ट्रांसफ़ार्मर क्या है? क्या इनकी कार्यविधि होती है? सिद्धांत क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक हर साल एग्ज़ाम में आता है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो में इसको देख पाएंगे। चलिए देखिए, इसकी आवाज़ नहीं चेक की है, पता नहीं आवाज़ अच्छी आ रही नहीं आ रही है। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं पढ़ाने। एक हमारा ट्रांसफ़ार्मर देख रहे हैं, ट्रांसफ़ार्मर पढ़ाएंगे क्लास 12 फिजिक्स में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको मैंने पहले ही दिखा चुके हैं, कितनी बार पेपर में रिपीट है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं खुद ही पहचान जाते हैं कि ट्रांसफ़ार्मर जो होता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी संधि डायोड आप देख पाएंगे और दूसरा टॉपिक आप आज पाएंगे ट्रांसफ़ार्मर। चलिए ट्रांसफ़ार्मर के बारे में कुछ बात बता देते हैं, अच्छे से आप सुन लीजिए। ट्रांसफ़ार्मर होता है बच्चों एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम इस बात को समझाते भी चलेंगे। ट्रांसफ़ार्मर जो होता है हमारा, ट्रांसफ़ार्मर लाइट आ गई क्या? ट्रांसफ़ार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण, देखो मैं लिख दिया, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं। जो जो इंपॉर्टेंट बात हम समझाते चलेंगे कि आप इसे याद कर लेंगे कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बच्चों यह क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को बदलने में काम आता है। मतलब कि क्या बताएंगे, ट्रांसफ़ार्मर एक ऐसा साधन होता है जो हमें, पहले बता देंगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करता है। और ट्रांसफ़ार्मर एक ऐसा साधन होता है जो प्रत्यावर्ती को, वोल्टेज को परिवर्तित करने में काम आता है। ठीक है, यहाँ आप बोल पाएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद अब हम बताते हैं यह क्या काम करता है। या ऊंचे विभव को, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को। आइए बच्चों, जो आपको आज तक कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ध्यान सुनना, थोड़ा एक मिनट रोको तो आप बताइए। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ बातें लिखा हूं जो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मिनट के अंदर इस बातें समझ में आएगी कि हमारा ट्रांसफ़ार्मर करता क्या है। हमारा जो ट्रांसफ़ार्मर होता है बच्चों, ध्यान सुनो, ये आपको बताता है कि ऊंचे विभव वाली, देखो जब हम कहेंगे ऊंचे विभव वाली तो आपको बताना है निर्बल। आपको क्या बताना है? निर्बल। मतलब जब कहेंगे ऊंचे विभव वाली या निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, तो अगर जब हम बोलेंगे नीचे विभव वाली तो आपको बोलना है प्रबल। तो नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदल देता है। तो बच्चों इसका मतलब कि ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को अब बोलेंगे क्या? नीचे विभव वाली या प्रबल वैद्युत धारा में बदल देता है। दूसरी बात, यहाँ अगला स्टेप क्या बोलेंगे? जब हम एक कहेंगे कि नीचे विभव वाली, और अच्छा नीचे बोला तो आपको प्रबल बोलना है, तो प्रबल वैद्युत परावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को आपको अब बोलेंगे ऊंचे विभव वाली। जब ऊंचे विभव बोलेंगे तो आपको बताना है निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में, निर्बल विद्युत धारा को बदलने के काम आता है। बोलेंगे, देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि, इसमें मैं बता दे रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऊंचा जब बोलेंगे तो ऊंचा बोलेंगे तो निर्बल, ऊंचा विभव बोलेंगे तो निर्बल। अच्छा, जब नीचे बोलेंगे प्रबल, याद हो गया? ऊंचा बोलेंगे तो निर्बल और नीचे बोलेंगे तो प्रबल। दिमाग में एग्जाम में सेट करना है। लेकिन पहले प्रत्यावर्ती धारा को बदलेगा प्रबल में, सॉरी वैद्युत धारा में, वैद्युत धारा में बदलेगा। किसमें बदलेगा भाई? वैद्युत धारा में बदलेगा। यहां लिख देता हूं भाई, किसमें बदलेगा? धारा में। याद कर लेना इसको, बहुत अच्छे सुनना। ये बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे याद ही नहीं कर पाते, बार बार रटते रहते हैं इसको। क्या बताएंगे? ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदल देता है। बोलोगे? फिर बोलो, ऊंचे विभव वाली
निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। अच्छा, नीचे से खत्म किया, नीचे शुरू करो। नीचे विभव वाली, अब उल्टा, नीचे विभव वाली, अच्छा नीचे बोलेंगे तो प्रबल आएगा, बार बार बता रहा हूं। नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को फिर बोलेंगे ऊंचे विभव वाली, ऊंचे आ गए ना, अगर ऊंचा बोलेंगे आगे निर्बल होगा, याद हो गया, अगर ऊंचा बोलेंगे निर्बल होगा, अगर नीचे बोलेंगे तो प्रबल होगा। ऊंचा बोलेंगे तो प्रबल और नीचे बोलेंगे तो निर्बल, याद हो जाएगा। ऊंचे विभव बोलेंगे तो प्रबल, ऊंचा बोलेंगे तो प्रबल और नीचे विभव बोलेंगे तो निर्बल, याद हो जाएगा। ऊंचा बोलेंगे तो प्रबल, सॉरी निर्बल, और नीचे बोलेंगे तो प्रबल। ऊंचा बोलेंगे तो निर्बल, ऊंचा बोलेंगे निर्बल और नीचे बोलेंगे तो प्रबल, याद रहेगा। ऊंचा बोलेंगे तो प्रबल, नीचे बोलेंगे तो निर्बल। ऊंचा बोलेंगे, सॉरी यार उल्टा हो जाता है, चलो ठीक है। ऊंचे विभव वाली निर्बल और नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदल देता है। सेम काम आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बच्चों बताने वाला हूं। इसमें अब ये तो आपका हो जाएगा, इतना बता लेंगे। अब इसमें आपके दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है, एक ऊंचाई है, एक अपचाई है, यानी कि स्टेप डाउन स्टेप अप होगा ऊंचाई के लिए। देखो इन दोनों ट्रांसफार्मरों को बताना है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, एक बच्चों आपका होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर, ठीक है। और हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप डाउन, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन बताएंगे, बहुत अच्छे सीखेंगे आप। एक मिनट इसको रोकिए भाई, चले लिख ले पहले। चलिए बच्चों हम लोग आपको समझाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान सुनना, स्टेप अप इसका मतलब कि ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। ये क्या करेगा, जो स्टेप अप है वो नीचे से कहां जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे चला जाएगा। तो यहां मैं आपको कुछ शब्द लिखा हूं, उस शब्दों को आप समझेंगे। अगर आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अगर समझ लेंगे तो स्टेप डाउन ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। मैं लिखा हूं आपके सामने नीचे विभव वाली, खूब बताया था, जब नीचे विभव लिखेंगे तो प्रबल लिखेंगे और जब ऊंचे विभव लिखेंगे तो निर्बल लिखेंगे। ध्यान से सुनो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर खासियत यह है कि नीचे विभव वाली जो होती है वो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, ऊंचे विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदल देता है। यानी कि जो नीचे विभव वाली होते हैं, जो नीचे का जो पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदल देता है। अब एक स्टूडेंट जो समझदार है वो ये समझ लेगा कि अगर हमारा जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है शुरुआत हुई है नीचे से, भाई जब नीचे विभव बोलोगे तो प्रबल वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा और जब बोलोगे ऊंचे विभव तो निर्बल बोलोगे। लेकिन ये नहीं याद करना, याद ये करना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में नीचे से शुरू हुआ है वर्ड नीचे विभव। कि बच्चों इसका मतलब जो अगर कोई कहेगा कि अगर हम लोग अगर बात करेंगे बताओ स्टेप डाउन क्या है, बच्चों याद रखना जहां आपने नीचे विभव वाली लिखा है वहां आप शुरू कर देना ऊंचे विभव। यानी क्या बताओगे इसके स्थान पर, यहां मैं हल्का सा लिख देता हूं भाई, यहां आपको हल्का बता देता हूं, यहां बता देना ऊंचे, यहां क्या बता देंगे आप, ऊंचे विभव वाली निर्बल उल्टा हो जाएगा ना, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली जो होती है वो किसमें बदल देता है, वो वैद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है इस बात को, ठीक है। रुकिए इसे आगे फिर लिखते हैं। चले बच्चों हम लोग अब हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में है रचना। देखिए अगला स्टेप आपका होगा रचना। रचना में कैसे बताना है, ध्यान से सुनना। हम लोग एक काम करेंगे, इसको फिगर से समझेंगे अच्छे से, फिर एक पीडीएफ आपको दे देंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो क्या बताएंगे, एक कच्चे लोहे का, याद रखो यहाँ एक बात याद करेंगे, कच्चे लोहे, एक मिनट यहाँ रोकना नहीं, चलने दो। कच्चे लोहे
कच्चे लोहे कैसा बनेगा? आयताकार। सुनो ध्यान से, कच्चे लोहे के आयताकार, अच्छा कच्चा लोहा आयताकार और ट्रांसफार्मर गोला भी होता है। आराम से पढ़ना, कई आयताकार या गोल आकार का एक क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रांसफार्मर मतलब कि पटलित क्रोड ले लेते हैं, लोहे से बनी हुई एक पटलित क्रोड लेते हैं। ये जो बच्चों आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका जो है पटलित है। मतलब इसका मतलब ये है बच्चों, एक के ऊपर एक पटले लोहे के जो पटलित क्रोड है एक के ऊपर एक रखा जाता है। और दूसरा बात है बच्चों, अलग अलग रखा जाता है। अब आप बताएंगे सर जी ये अलग अलग क्यों रखा जाता है और जो होता है पटलित क्यों होता है, के ऊपर क्यों रखते हैं? इसका मतलब ये होता है बच्चों, मैं लिख लिया हूं यहाँ पर, देख लीजिए आप, ताकि इसकी भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। ध्यान से सुन लो, भंवर धाराएं अगर कम उत्पन्न होगी तो बच्चों ऊर्जा का ह्रास मतलब कि ऊर्जा की हानियां कम होंगी। चले एक बार नहीं समझ में आया दोबारा सीखो। बता देंगे, एक कच्चे लोहे के आयताकार या गोल आकार का लोहे से बनी हुई पटलित क्रोड होती है जो एक के ऊपर रखी जाती है। और खास बात यह है कि अलग अलग रखी जाती है। इसलिए अलग अलग रखी जाती है ताकि इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। भंवर धाराओं का मतलब ये हुआ कि गोल गोल आकार में उसका मैन्युफैक्चरिंग ना हो, मतलब कि सीधे सीधे ज्यादा हो। तो भंवर धाराएं अगर उत्पन्न होगी इसमें ऊर्जा की हानियां कम हो जाएंगी, मतलब ऊर्जा की हानियां कम उत्पन्न हो, इसलिए भंवर धाराएं कम करते हैं हम लोग। भंवर धाराएं कम होगी ऊर्जा का हानि कम होगी, भंवर धाराएं ज्यादा होगी तो हानियां भी अधिक हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, मैंने बता लिया भाई। अब उसके बाद बच्चों क्या बता देते हैं, पटलित क्रोड देखो यहाँ भी बना है, सारी चीजें सब कुछ बना हुआ है, लगा हुआ है। अब हम लोग आगे एक काम कर लेते हैं बच्चों। अब हम तांबे के अलग अलग दो कुंडलियां, तांबे के अलग अलग तारों से फेरों से हम लपेट कर क्या बनाते, कुंडलियां बना देते। दो कुंडलियां अलग होती हैं बच्चों। पी से मैंने बताया है प्राथमिक कुंडली है और एस से बताया है सेकेंडरी कुंडली यानी द्वितीय कुंडली है। तो यहाँ ध्यान देना है उच्च ट्रांसफार्मर, स्टेप अप वाले ट्रांसफार्मर। क्या बताओगे? ध्यान से सुनना, बोल देना प्राइमरी कुंडली में, जिसकी प्राथमिक कुंडली में देखो मोटा बनाया है, यानी कि मोटे तारों के फेरों की संख्या, ध्यान सुनना, यहाँ मोटे तारों के फेरों की संख्या कम होती है प्राथमिक कुंडली में, तथा द्वितीय कुंडली में पतले तारों की संख्या, मैं लिख दिया हूं, पतले तारों के फेरों की संख्या अधिक हो। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्च ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके विपरीत इसमें होता है, विपरीत क्या होता है बच्चों, यहां मैं इसको लिख देता हूं पतले। यहां बता देना प्राइमरी कुंडली में पतले तारों के फेरों की संख्या अधिक होती है तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तारों की संख्या, फेरों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी अगर तुम इसको बता लेते हो, अगर पेपर में नहीं याद होता है तो इसके लिख देना कि अपचाई ट्रांसफार्मर में चालाकी से इसके विपरीत होता है, एक होशियारी काम है। तो बता लेंगे आप, अच्छे से बता लेंगे। दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, बता देना कि एक कच्चे लोहे के आयताकार गोलाकार लोहे से बनी हुई एक पटलित क्रोड होती है जो एक के ऊपर रखी जाती है और अलग अलग रखी जाती है ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, ताकि ऊर्जा की हानियां भी कम उत्पन्न हो। और तांबे से अलग अलग लपेटने में फेरों की संख्या से दो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राइमरी कुंडली होती है, एक सेकेंडरी कॉइल्स होती है। यानी कि प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के फेरों की संख्या कम होती है। और बच्चों ध्यान सुनना, फिर बताएंगे कि इसमें पतले द्वितीय कुंडली में बताएंगे पतले तारों के फेरों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर है? अगला बच्चों इसको बोलेंगे, अर्थात जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके विपरीत होता है। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे क्रियाविधि। आसान नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है क्रियाविधि। क्रियाविधि थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर। चले बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है हमारे सामने क्रियाविधि। क्रियाविधि प्रोसीजर क्या करता है थोड़ा आपको आसानी से बता देते हैं, बाकी आप किताबों में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा पाएंगे। इसमें क्या बताया गया, अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि क्रियाविधि में हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना है, प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है।
तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती, ध्यान सुनना, ये काम क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जब बदलता है तो इसे जो पावर से कनेक्टिविटी होती है सोर्स का, इसे ही प्राइमरी कुंडली में जोड़ देते हैं। जब प्राथमिक कुंडली को जोड़ देते हैं, इसमें जब धारा बहती है तो यह एक ही दिशा में चुंबकित हो जाती है। अच्छा, जब एक क्रोड से लिपटी रहती द्वितीय कुंडली, जब द्वितीय कुंडली में धारा जब प्रवाहित होती है तो दूसरी दिशा में चुंबकित होने लगता है। जब ये दूसरी दिशा में चुंबकित होने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि क्रोड की वजह से प्राथमिक कुंडल में चुंबकित होता है, फिर दूसरी दिशा में जाता है, यानी कि चुंबकित और विचुंबकित। क्या क्या वर्ड मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो आप समझेंगे नहीं आवाज में। मतलब कि पहले वाले में चुंबकित की क्रिया होती है, और जो दूसरी क्रिया में होती है बच्चों विचुंबकित होती है। आपको समझ में आ जाएगा, चुंबकित हो जाती है। ये बच्चों जो एक प्रक्रिया मैंने लिखा है, चुंबकित और विचुंबकित प्रक्रिया होने लगती है, इन दोनों की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में उस क्रोड में लिपटी होने के कारण द्वितीय कुंडली, इसमें एक बच्चों क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ध्यान सुन लेना, उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न क्या हो जाता है भाई, सॉरी उल्टा लिख दे रहा भाई। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, बोलो जल्दी से, क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो जाता है तो कहानी क्या होती है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक कॉपी में आपको लिखा मिलेगा, जब आपको अन्योन्य प्रेरक काम करेगा, आप जो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहता समझ लेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके अंदर, इनके अंदर, तो बच्चों इसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन लगातार होने लगेगा। जैसे ही लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बार बार होने लगेगा, तो बच्चों इसमें विद्युत वाहक प्रेरित धारा के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो आपका काम ऐसे ही लगातार एक काम करता रहेगा। इसका क्रिया विधि होती है। चलिए हम लोग आपको कुछ दिखा रहे हैं। देखो बच्चों, लिखा गया है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n सफिक्स p। ध्यान से देख लो, n सफिक्स p, क्या लिखा है, n सफिक्स p। फिर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n सफिक्स s। ए हो गया क्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ए क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ए क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, फार्मूला आपको दोबारा हम लिख दे रहे हैं, समझ में ना आ रहा हो तो देखो भाई, अच्छे से लिख दे रहे हैं। एक चैप्टर कंप्लीट, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। क्या होगा भाई, अब इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, माइनस एनपी वाला है तो एनपी रहेगा, और डेल्टा फाई सफिक्स बी रहेगा अपान डेल्टा टी। इक्वेशन कौन होगा, फर्स्ट। फिर द्वितीय विद्युत वाहक बल में ई सफिक्स यस लिखेंगे, माइनस रहेगा, यहाँ यस हो जाएगा, यहाँ डेल्टा फाई सफिक्स बी अपान डेल्टा टी। ध्यान देना है, एक बहुत बड़ी बात ध्यान देना है। समीकरण 2 में ध्यान देना, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर याद कर लेना, वरना आप गलत करके आओगे। चलो, ए बेचारा ऊपर चला जाएगा और ए बेचारा नीचे चला आएगा, और एक कहानी ऊपर चली जाएगी। ध्यान से देखो भाई, बेचारा चल नहीं पा रहा है आज, ये भी थक गया मेरी तरह, डेल्टा टी, हाँ अपान माइनस, सही से थक जाते हैं, हाँ सुबह से ही पढ़ा डेल्टा टी। कटमकुट माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। आगे चलकर मिला ही क्या, ई सफिक्स यस अपान ई सफिक्स पी इज इक्वल टू, ए लाइन ज्यादा दिखती है, अक्षर इसको लिख देते हैं, ई सफिक्स यस ई सफिक्स पी। बचा ही क्या, एन सफिक्स यस एन सफिक्स पी। यही होता है ट्रांसफार्मर का फार्मूला।
नोट कर लो, दिखा दो पूरा वीडियो भाई इन लोगों को, आगे चल करके यही और आगे बढ़ जाती है भाई। इसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट एग्जाम में अलग से पूछ लेता है। ताबे में हानियां है, भंवर धाराओं में हानियां है, फ्लक्स में हानियां है, शैथिल्य में हानियां है। इससे हम आपको पीडीएफ दे देते हैं भाई, बंद करो दिखा देते हैं भाई। इसे आप वीडियो को रोक लेंगे, एक नोट्स है अच्छे से बड़ी मेहनत से बनाया गया है, देख लीजिए। और मैं आपको नीचे और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया उच्च ट्रांसफार्मर, ठीक है नालायक। तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर है, अपचायी ट्रांसफार्मर। फिर रचना है, आप देख लीजिए रचना, इनको दिखा दो बढ़िया से, एकदम स्पष्ट देख लो। कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है, अंडरलाइन कर दिया है, बाकी सब सही है। आ जाओ क्रिया विधि, आप देख लो भाई, जो बच्चे न लिख पा रहे हो वो अच्छे से वीडियो को पढ़ लें। अब देखो, हाँ एक बात ध्यान देना, जो ऊपर लिखा गया है तो यहाँ बीच में जब मैंने लिखा है कि इसको लिखने के बाद ये 2 लाइन यहाँ उत्पन्न हो जाता है, तब उसको लिख लेना आप, इस पर अनुपात पर निर्भर करता है। ये लाइन लिखने के बाद उत्पन्न हो जाता है, तब आप इसको लिख लेना। उसके बाद आपको मैं प्रूफ करने वाला, आपकी किताब में समझाया है, ये जरूरी इनको नहीं, सो दिखा दो एक बार, बाकी जो है हाँ ऐसे दिखा दो थोड़ा इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट है कि ऊर्जा की हानियां मैंने कहा पीडीएफ दे देंगे, इनको पीडीएफ इनको अच्छे दिखा दो। ऊर्जा हानियां आपको देखो, नंबर 1 है ताबे में हानि है, नंबर 2 है भावर धाराओं में हानि है, और शैथिल्य हानि है, फ्लक्स हानि है। इनको ताबे की हानि बता दो, अच्छे से पढ़ लें। हाँ और नीचे आ जाओ, आप वीडियो रोक करके आप पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये है बस, ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से मेहनत करते रहें, लाइक करो सब।